गुड मॉर्निंग। आज हम बात करना चाह रहे हैं संपूर्ण क्रांति के उद्देश्यों के बारे में। संपूर्ण क्रांति के उद्देश्य कौन कौन से थे, या संपूर्ण क्रांति की जो विशेषता है वो कौन कौन सी विशेषता है संपूर्ण क्रांति की। तो आइए हम शुरुआत करते हैं संपूर्ण क्रांति के उद्देश्य या विशेषताओं के बारे में। संपूर्ण क्रांति की जो पहला उद्देश्य है वह है कि लोकतंत्र की समुचित व्यवस्था की जाए। ये संपूर्ण क्रांति की विशेषता उद्देश्य के रूप में इनका नाम लिया जाता है कि लोकतंत्र की समुचित व्यवस्था की जाए। संपूर्ण क्रांति का जो उद्देश्य है वो जनता को अधिक से अधिक जागरूक करना था, और जनता को जागरूक करने के साथ साथ उनको कर्तव्यपरायण तथा जनप्रतिनिधियों को अधिक उत्तरदायी बनाना इसका मुख्य लक्ष्य रहा है संपूर्ण क्रांति का। ये भी एक विशेषता हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी विचार व्यक्त किया कि जनता को वास्तविक लोकतंत्र प्रदान किया जाए। जनता को जो वास्तविक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो प्रदान की जाए। ये भी इसका लक्ष्य था। इसके साथ साथ इसके लिए सत्ता पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता होगी। जनता को जो है वास्तविक लोकतंत्र प्रदान करने के लिए प्रभावपूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता जो सत्ता पर है वो जरूरी है। यह भी संपूर्ण क्रांति की एक विशेषता है कि लोकतंत्र की समुचित व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ सत्ता का विकेंद्रीकरण का कंसेप्ट भी इसमें शामिल किया गया है। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यह विशेषता भी संपूर्ण क्रांति में है, या उस संपूर्ण क्रांति का ये भी उद्देश्य रहा कि विकेंद्रीकरण होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण का भी यह विचार था कि जनता के जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित करने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होना बहुत ही ज़रूरी है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के बिना जनता के अधिकारों को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों तथा नौकरशाही दोनों के नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए, और सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। यह भी संपूर्ण क्रांति की उद्देश्य या विशेषता हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य भी संपूर्ण क्रांति का रहा है कि संपूर्ण क्रांति का ये भी लक्ष्य था कि न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना की जाए। न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना में संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य अक्षमता तथा सामाजिक न्याय पर आधारित ऐसी न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करना था जो कि अन्याय, शोषण तथा उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष कर सके। तो न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना हो, ये भी संपूर्ण क्रांति की एक विशेषता के रूप में नाम लिया जाता है। यह भी उद्देश्य था संपूर्ण क्रांति का। इसके साथ साथ जनशक्ति को जागृत करना, जनता की जो शक्ति है, जनसत्ता जो है, उनको जागृत करना भी इसका मुख्य उद्देश्य लक्ष्य था संपूर्ण क्रांति का। क्योंकि संपूर्ण क्रांति की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि जनता में राजनीतिक तथा सामाजिक चेतना जागृत की जाए, और यह तभी जनशक्ति के रूप में उभर कर सामने आ सकती है, तभी संपूर्ण क्रांति जो है सफल हो सकती है। परिणामस्वरूप जनशक्ति को जागृत करना यह भी संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य रहा है। इसके साथ साथ स्वयंसेवकों की भूमिका। जयप्रकाश नारायण का यह विचार था कि जनता में समग्र क्रांति का जो आह्वान है वो स्वयंसेवकों द्वारा ही किया जाएगा, तथा राष्ट्रीय पुनर्रचना का कार्य भी स्वयंसेवकों की विशाल सेना के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। परिणामस्वरूप स्वयंसेवकों की भूमिका पर भी प्रभाव डाला गया। संपूर्ण क्रांति का ये भी लक्ष्य था कि स्वयंसेवकों की जो भूमिका है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये भी इसकी एक विशेषता थी। इसके साथ साथ संपूर्ण क्रांति की ये विशेषता भी है कि संपूर्ण क्रांति में टोटल जो है वो 7 क्रांतियाँ शामिल थी। संपूर्ण क्रांति में कोई एक क्रांति शामिल नहीं थी, बल्कि संपूर्ण क्रांति में कुल जो है वो 7 क्रांतियाँ शामिल थी, जिसमें नैतिक या आध्यात्मिक क्रांति, विचारात्मक या बौद्धिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति और आर्थिक क्रांति शामिल थी। तो इस प्रकार से ये भी
संपूर्ण क्रांति की एक विशेषता है कि इसमें कोई एक क्रांति नहीं बल्कि 7 क्रांतियाँ शामिल थी। इसके साथ साथ संपूर्ण क्रांति की विशेषता यह भी है कि इसमें भारतीय जो नौजवान है उनको संपूर्ण क्रांति की वास्तविक शक्ति माना गया है। भारत की जो नवयुवक हैं, यूथ जो है, उनको संपूर्ण क्रांति की वास्तविक शक्ति माना गया है। ये भी इसकी एक मुख्य विशेषता है। जयप्रकाश नारायण को भारत की युवा शक्ति पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था, अत्यंत विश्वास था, और उनका यह भी दृढ़ विश्वास था कि भारत में संपूर्ण क्रांति की संभावना को असली जो रूप है वो केवल जागृत युवा शक्ति ही दे सकती है। परिणाम स्वरूप उन्होंने 1974 में जब राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी आरंभ कर दी तो उन्होंने भारत के जो विद्यार्थी हैं और जो नवयुवक हैं उनको भी भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युवकों को यह भी संदेश दिया कि समाज और राष्ट्र के प्रति उनके कुछ आवश्यक कर्तव्य हैं और उन्हें उनकी कर्तव्यों को जो है पूरा करना चाहिए, कर्तव्यों का निर्वहन है वो करना चाहिए। परिणाम स्वरूप यह भी संपूर्ण क्रांति का एक मुख्य विशेषता है कि जो नौजवान है वही संपूर्ण क्रांति की क्या है, वास्तविक शक्ति है। इसके साथ साथ संपूर्ण क्रांति की विशेषता में ये भी कहा जाता है कि संपूर्ण क्रांति का जो आरंभ है वो गांव से हुआ है। संपूर्ण क्रांति का जो आरंभ है वो गांव से हुआ है, विलेज से हुआ है। जयप्रकाश नारायण जो है वो ग्रामीण संस्कृति में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते थे और ग्रामीण संस्कृति के विकास के बहुत ही ज़्यादा इच्छुक भी थे, और जो लगातार जो शहरीकरण बढ़ रहा है उसको रोकना चाहते थे जयप्रकाश नारायण। इसीलिए इस सच्चाई से बहुत ही ज़्यादा भी वो परिचित थे कि ज़्यादा जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है, ग्रामीणों में ही रहती है, और संपूर्ण क्रांति को अगर हमने सफल करना है तो गांव के लोगों को सबसे पहले सफल करना होगा, जागृत करना होगा। परिणाम स्वरूप ये भी उनकी संपूर्ण क्रांति की एक विशेषता थी कि संपूर्ण क्रांति का जो आरंभ है वो गांव से होना चाहिए, विलेजेस से होना चाहिए। इसके साथ साथ संपूर्ण क्रांति की विशेषता ये भी थी कि संपूर्ण क्रांति जो है वो अहिंसा पर आधारित थी। संपूर्ण क्रांति अहिंसा पर आधारित थी, नॉन वायलेंस पर टिकी हुई थी। यानी कि संपूर्ण क्रांति में जो है संघर्ष नहीं था, डिस्प्यूट नहीं था और हिंसा नहीं थी। संपूर्ण क्रांति अहिंसा पर आधारित थी, यह भी इसकी एक विशेषता है। जयप्रकाश नारायण जो है वो गांधी जी और आचार्य विनोबा भावे के से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और उनके लिए स्वाभाविक था कि वह अपनी संपूर्ण क्रांति के लिए अहिंसा के मार्ग का संदेश दें। उन्होंने भारत के नौजवानों को स्पष्ट रूप से कहा कि संपूर्ण क्रांति के किसी भी क्षेत्र में हिंसा का बिल्कुल ही कोई भी स्थान नहीं होगा, बल्कि हमारी जो संपूर्ण क्रांति है उसमें समाज का निर्माण करना है और समाज का निर्माण करने के लिए हमें स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृभाव, लोगों में पारस्परिक सहयोग, प्रेम, सद्भावना और निष्काम सेवा के जो गुण है वो लेके आने हैं उनमें। इसके साथ साथ ऐसे पवित्र उद्देश्यों के लिए हमें साधन जो है वो पवित्र होने चाहिए, अपवित्र साधनों का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करेंगे। परिणाम स्वरूप जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति है उसकी ये भी विशेषता है कि उसमें हिंसा नहीं थी बल्कि अहिंसा पर आधारित थी। इसके साथ साथ जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की विशेषता ये भी है कि वो नैतिकता पर सबसे ज़्यादा बल देती है, नैतिकता पर टिकी हुई है। जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति है उसके प्रत्येक पक्ष से नैतिकता झलकती है और प्रत्येक जो पक्ष है वो नैतिकता पर आधारित है, बेस्ड है। उनका यह भी विश्वास था कि न तो राजनीति और न ही अर्थव्यवस्था को नैतिकता से अलग किया जा सकता है। राजनीति और अर्थव्यवस्था को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। जो भी राजनीति या आर्थिक गतिविधि नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करती है वह राजनीति और सामाजिक पतन का कारण बनती है। और नारायण भारत के राजनीतिक दलों से विशेष रूप से इसलिए नाराज थे कि उनकी जो कार्यशीलता है वो भारत में नैतिकता के पतन के लिए उत्तरदायी थी। परिणाम स्वरूप यह भी जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की एक विशेषता है कि वो नैतिकता पर सबसे ज़्यादा बल देती है, नैतिकता पर सबसे अधिक बल देती है। इसके साथ साथ
जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की यह विशेषता है कि दल विहीन लोकतंत्र पर वो बल देते हैं। हालांकि जयप्रकाश नारायण जो है वो लोकतंत्र के विरोधी नहीं हैं, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं है। वह उस लोकतंत्र के समर्थक थे जो वास्तव में लोगों के लिए और लोगों के द्वारा हो। क्योंकि लोकतंत्र के बारे में डॉक्टर अब्राहम लिंकन ने बहुत ही फेमस परिभाषा दी है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, और लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा जो भागीदारी है वो जनता की होती है। इसलिए उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र का विचार दिया, क्योंकि उनके मतानुसार राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र को दलतंत्र बना दिया है। और उनका यह भी विचार था कि भारत में व्यापक स्तर पर फैले भ्रष्टाचार और नैतिक मूल्यों के पतन के लिए जो उत्तरदायी राजनीतिक दल ही है, पॉलिटिकल पार्टी ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वह यह भी मानते थे कि राजनीतिक दलों के कठोर अनुशासन ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया है। इसलिए नारायण ने पंचायती राज की व्यवस्था में भी राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप का विरोध किया है, और वह एक ऐसा विकेंद्रीकृत लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे जिसमें राजनीतिक दल की कोई भूमिका नहीं होगी, पॉलिटिकल पार्टी का उसमें कोई रोल नहीं होगा। वह संपूर्ण क्रांति के द्वारा दल रहित लोकतंत्र की स्थापना की भी चाहते थे। तो यह भी दल विहीन जो लोकतंत्र है ये भी संपूर्ण क्रांति की एक जो है विशेषता है। इसके साथ साथ राज्य के कम से कम कार्य, यह भी जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की विशेषता है कि राज्य के कम से कम कार्य। जयप्रकाश नारायण वास्तव में राज्य विहीन समाज के समर्थक थे, राज्य विहीन समाज के फेवर में थे, लेकिन उन्हें इस व्यवहारिक सत्य की भी जानकारी थी कि राज्य विहीन जो समाज की स्थापना है वो संभव नहीं है, क्योंकि किसी न किसी रूप में राज्य का अस्तित्व आवश्यक है। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी विचार दिया कि राज्य का केवल यह कार्य ही सौंपा जाना चाहिए जो कि राज्य के बिना लोगों द्वारा नहीं किए जा सकते। इसके साथ ही उनका विचार था कि सबसे कम शासन करने वाली जो सरकार ही सबसे श्रेष्ठ होती है, इसलिए वह राज्य को कम से कम शक्तियाँ सौंपने के पक्ष में थे, यानी कि राज्य के जो कार्य है वो कम से कम हो। यह भी उनकी जो संपूर्ण क्रांति है उनकी एक विशेषता है। संपूर्ण क्रांति की विशेषता में नेक्स्ट विशेषता है कि निर्णय सर्वसम्मति के द्वारा हो। यह भी जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की विशेषता है कि निर्णय जो है वो सर्वसम्मति के द्वारा होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण प्रचलित चुनाव प्रणाली के बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट थे, प्रचलित चुनाव प्रणाली के विरुद्ध थे। उनका यह भी विश्वास था कि इस चुनाव प्रणाली के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं होंगे और न ही वह बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जयप्रकाश नारायण अपने कल्पित दल रहित लोकतंत्र में सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लेने के इच्छुक थे। उनका यह भी विचार था कि जो प्रचलित लोकतंत्र में बहुमत द्वारा लिए जाने वाले निर्णय एक तो वास्तविक रूप से बहुमत के निर्णय नहीं होते और दूसरे निर्णय दलीय राजनीति से प्रेरित होते हैं। जिस विकेंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था की योजना नारायण ने पेश की है उसके प्रत्येक सत्र पर चुने जाने वाले प्रतिनिधि सर्वसम्मति के द्वारा निर्णय लेंगे। तो इस प्रकार से यह भी जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की विशेषता है कि निर्णय जो है वो सर्वसम्मति के द्वारा लिए जाएंगे। इसके साथ साथ जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की विशेषताओं में राजनीतिक क्रांति सबसे पहले होगी। इसका भी नाम आता है कि राजनीतिक क्रांति जो है वो सर्वप्रथम होगी। तो जयप्रकाश नारायण ने जो 7 तरह की क्रांतियों को सामूहिक रूप से संपूर्ण क्रांति का नाम दिया है। उनको इस सत्य का पता था कि सभी जो क्रांतियाँ हैं वो शीघ्र संभव नहीं हो सकती। सातों की सातों जो क्रांतियाँ हैं वो शीघ्र संभव नहीं है। प्रत्येक तरह की जो क्रांति के लिए काफ़ी लंबे समय तक प्रयत्न करने आवश्यक होते हैं और इसके अतिरिक्त कोई जो क्रांति है वो पूर्ण रूप से शीघ्र सफल नहीं होती। प्रत्येक क्रांति सत्य और गंभीर प्रयत्नों के फलस्वरूप ही क्रमबद्ध रूप से धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ती है। इसलिए उन्होंने कहा कि देश के नौजवानों को राजनीतिक क्रांति के लिए संगठित रूप में सबसे पहले प्रयत्न करने आवश्यक हैं, क्योंकि भारत की राजनीतिक व्यवस्था की दोषपूर्ण जो कार्यशीलता है और भारतीय समाज की जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक जो तथ्य हैं उनके लिए उत्तरदायी राजनीतिक क्रांति है। इसलिए सबसे पहले हमें राजनीतिक क्रांति से ही शुरुआत करनी चाहिए। यह भी जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की विशेषताएं हैं। तो आज हम बात कर रहे थे जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की विशेषताओं के बारे में।
जिसमें जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की ये विशेषता है कि इसमें 7 क्रांतियाँ शामिल हैं, जिसमें नैतिक आध्यात्मिक क्रांति, विचारात्मक या बौद्धिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति और आर्थिक क्रांति शामिल हैं। इसके साथ साथ जयप्रकाश नारायण अपनी संपूर्ण क्रांति में जो वास्तविक शक्ति है वो यूथ को माना है, नौजवानों को माना है, और अपनी जो संपूर्ण क्रांति का जो आरंभ है, स्टार्टिंग जो है, बिगिनिंग जो है वो गांव से करना चाहते हैं जयप्रकाश नारायण। ये विशेषता है। इसके साथ साथ जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति है वो अहिंसा पर आधारित है, उसमें हिंसा का कोई भी स्थान नहीं है। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति जो है वो अहिंसा पर आधारित है। इसके साथ साथ विकेंद्रीकरण पर आधारित है कि सत्ता का इसमें विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी इसकी विशेषता है कि नैतिकता पर सबसे ज़्यादा बल देती हैं, और उनका ये भी मानना है कि राजनीति और अर्थव्यवस्था को जो है वो नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता, मोरालिटी से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए सबसे ज़्यादा बल नैतिकता पर देते हैं जयप्रकाश नारायण अपनी संपूर्ण क्रांति में। तो यह भी संपूर्ण क्रांति की विशेषता है कि नैतिकता पर सबसे ज़्यादा बल दिया है। इसके साथ साथ राज्य के जो है वो कार्य कम से कम उन दिए हैं, राज्य को कम से कम कार्य करने को कहा है जयप्रकाश नारायण अपनी संपूर्ण क्रांति में। ये भी इसकी एक विशेषता है। इसके साथ साथ दल वहीन लोकतंत्र का कंसेप्ट भी जयप्रकाश नारायण ने दिया है, और ये भी संपूर्ण क्रांति की विशेषता है कि इसमें दल वहीन लोकतंत्र होना चाहिए ताकि जनता के हितों में कार्य किए जा सके। इसके अलावा निर्णय सर्वसम्मति के द्वारा होने चाहिए, यह भी संपूर्ण क्रांति का विशेषता है, फीचर्स है कि जो निर्णय है, डिसीजन है, वो सहमति के द्वारा, सर्वसम्मति के द्वारा ही लिए जाएंगे। इसके साथ साथ संपूर्ण क्रांति में सबसे पहले जो क्रांति की शुरुआत की जाएगी वो राजनीतिक क्रांति से की जाएगी, क्योंकि राजनीतिक क्रांति सभी क्रांतियों के बेस के रूप में है, आधार के रूप में है। परिणामस्वरूप राजनीतिक क्रांति को सबसे पहले शुरू किया जाए, यह भी जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की विशेषता है। और इसमें स्वयंसेवकों की भूमिका होनी चाहिए, जो स्वयंसेवक हैं उनकी भूमिका होनी चाहिए, यह भी इसकी विशेषता है। और जनशक्ति को जागृत करना चाहते हैं वो अपनी संपूर्ण क्रांति के माध्यम से। इसके साथ साथ न्यायपूर्ण जो व्यवस्था है उसकी स्थापना करना चाहते हैं, न्याय की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से लागू करना चाहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते हैं, और लोकतंत्र की समुचित व्यवस्था करना चाहते हैं अपनी संपूर्ण क्रांति के माध्यम से।